नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। हाल ही में फैली अराजकता में कई लोगों को कष्ट सहना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लाभ हुआ। वे थे जागृति लाने वाले लोग। अगर अराजकता के कारण किसी समूह को सबसे तेजी से मजबूती मिली तो वह यही समूह था। हालांकि प्रारंभिक शक्ति की कमी के कारण अफरा तफरी के दौरान काफी संख्या में लोग मारे भी गए। आखिरकार हर अवेक में माइकल, मीरा और लिलियन की तरह सत्ता और धन का भूखा नहीं था, जिन्होंने शुरुआत में ही राक्षसों का शिकार करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस अराजकता के कारण ये तीनों काफी मजबूत हो गए थे। माइकल का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, उसका विकास निरंतर था, हर पल बढ़ता जा रहा था। मीरा और लिलियन की बात करें तो दोनों ही इस अफरा तफरी के दौरान रैंक 1 तक पहुंचने में कामयाब रही थी। हालांकि उनके मिशन को पूरा करने के परिणाम माइकल की तुलना में कहीं कम प्रभावशाली थे। उन्होंने तरक्की करने के लिए न्यूनतम प्रयास किए थे, जिसका मतलब था कि उन्हें कम लाभ मिले। फिर भी रैंक 1 पर पहुंचने से वे उस समय की तुलना में काफी मजबूत हो गए जब वे अभी भी अनरैंक थे। दरारों की बदौलत उनका लेवल भी कुछ गुना बढ़ गया था। हालांकि वे अभी भी माइकल के मौजूदा लेवल 20 तक पहुंचने से बहुत दूर थे। दोनों अभी भी लेवल 15 पर थे, जो उनका पिछला लेवल था। क्या उसके पास नए मरे हुए लोग हैं? मीरा की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया जब वह लिलियन के पीछे खड़ी थी, जो शांति से अपने फोन पर स्थानीय समाचार देख रही थी। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, माइकल। वह थोड़ा मैला दिख रहा था, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित था। समाचार एजेंसी ने माइकल द्वारा संरक्षित बचे लोगों का साक्षात्कार लेने में कुछ मिनट बिताए। उसके बाद माइकल से ही सवाल किए और उसके अनोखे आह्वान के बारे में पूछताछ की। माइकल की प्रतिक्रिया नदारद देखकर मीरा ने उपहास किया। सचमुच वह तो बोलने लायक ही नहीं है ना? वह भूली नहीं थी। उस आदमी ने उसके संदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और अब भी वह उसे नजरअंदाज कर रहा है। अराजकता शांत होने के बाद उसने उससे एक और संदेश भेजा था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया था। गुस्से में आकर उसने सोचा कि क्या उसे उसका नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए। फिर भी अपनी निराशा के बावजूद उसे यह जानकर राहत महसूस हुई कि वह ठीक है। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। मैंने उसके मरे हुए साथियों को एसोसिएशन के उन होवर ट्रकों में से एक पर ग्रिफिन ले जाते हुए देखा। लिलियन के अचानक बोले गए शब्दों ने मीरा को उसकी ओर मुड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या आपको लगता है कि उसी ने इसे मारा है? हालांकि उसे संभावित उत्तर पहले से ही पता था, फिर भी उसने पूछा। संभवतः, लिलियन ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और भी कहानियां पढ़ें। ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए था, और वे ग्रिफिन तो समूहों में ही चलते हैं। वह अकेला था जो अपने समुदाय की रक्षा कर रहा था। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। उन्होंने जो कुछ भी देखा था उससे ये स्पष्ट था कि माइकल ताकतवर था, अत्यंत मजबूत, और लगातार मजबूत होता जा रहा है। पिछली बार वह रैंक 1 के राक्षसों को आसानी से संभाल सकता था, अब उसे रैंक 2 के राक्षसों से निपटना था। उनकी प्रगति स्पष्ट थी और बेहद तेज गति से। दोनों लड़कियों ने मान लिया कि उसकी ताकत और तीव्र प्रगति का श्रेय उसे अपने जन्मभूमि में मिले एक अवसर को जाता है। लेकिन चाहे यह बात सच हो या न हो, एक बात स्पष्ट रही। उनका सहपाठी भयावह रूप से शक्तिशाली होता जा रहा था। मीरा, जिसे कभी अपनी विशेष प्रतिभा और योग्यता पर पूरा भरोसा था, अब खुद पर संदेह करने लगी थी। मुझे इससे भी बड़ा बम बनाने की विधि कैसे मिल सकती है? तारांकन 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 तारांकन। माइकल के लिए लंबी भुजाओं वाले बंदर और रेतीले बिच्छुओं से संपर्क करना सुचारू रूप से हो गया। क्योंकि उनसे लड़ने के बाद वह पहले से ही उनके कौशल से परिचित था, इसलिए उन्हें अनुबंधित करने को लेकर वह विशेष रूप से उत्साहित नहीं था। हालांकि वह परिणाम से संतुष्ट था, लेकिन जब उन्हें विकसित करने का समय आया तब उन्हें वास्तव में रोमांच महसूस होने की उम्मीद थी। अच्छी खबर ये थी कि उनके उच्च स्तरों के कारण एक बार जब वे एक तारा दुर्लभ रैंक में विकसित हो जाते तो वे संभवतः अधिकतम स्तर के करीब पहुंच जाते, और 3 तारा दुर्लभ रैंक तक पहुंचने के बाद वे निश्चित रूप से रैंक 2 में प्रवेश कर जाएंगे। ये सब हो जाने के बाद माइकल ने अपनी निगाहें कमरे में मौजूद 2 सबसे बड़े पुरस्कारों की ओर मोड़ी, ग्रिफिन और मानव जादूगर। दोनों में से माइकल ने अंततः मानव जादूगर से शुरुआत करने का विकल्प चुना। शक्तिशाली होने के बावजूद जादूगर अंततः एक प्रथम श्रेणी का प्राणी ही था। ब्रान की उड़ने की क्षमता और इस तथ्य को देखते हुए कि लेवल 4 के जीव रैंक 2 के प्रतीत होते थे, माइकल को एक पैटर्न नजर आने लगा। लेवल 4 साधना प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रतीत हुआ। एक लेवल 25 का साधक शायद केवल प्रथम श्रेणी का एक उत्कृष्ट प्राणी था, और मास्टर रैंक में प्रवेश करने से वह एक जागृतकर्ता की दृष्टि में वास्तव में द्वितीय श्रेणी का प्राणी बन जाता था। माइकल को ब्रान की वे बातें भी याद आई जिनमें उन्होंने रैंक 2 अवेकने के उड़ने की क्षमता हासिल करने की बात कही थी। हालांकि उसने ब्रान के लहजे में अनिश्चितता महसूस की थी, इसलिए वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। फिर भी इस संभावना ने उन्हें उत्साहित कर दिया। चाहे ये सच हो या नहीं, माइकल को लगा कि रैंक 2 जागृत लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होनी चाहिए। शायद उच्च पदों पर शक्ति का अंतर और प्रत्येक पद द्वारा प्रदत्त अद्वितीय क्षमताएं और भी अधिक स्पष्ट हो जाती थी। अवेकना अकादमियों द्वारा केवल रैंक 2 के छात्रों को ही स्वीकार करने का कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि उस पद में कुछ खास बात थी, लेकिन जो भी हो वह स्तर अभी भी उससे बहुत दूर था।
उन विचारों को एक तरफ रखते हुए माइकल ने अपने सामने मौजूद काम पर ध्यान केंद्रित किया। वह मृत मानव जादूगर पर अमर पुनर्जीवन का प्रयास करने ही वाला था। उसके पास अभी भी पर्याप्त ऊर्जा भंडार था, इसलिए उसने इसे सीधे तौर पर नहीं बढ़ाया। किसी भी सूरत में उसके पास जीवित रहते हुए मानव जादूगर की तुलना में अधिक माना शक्ति थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माइकल तुरंत काम पर लग गया। अपनी घबराहट को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेने के बाद उसने काम शुरू किया। अमर पुनरुत्थान। तुरंत ही माइकल ने महसूस किया कि उसकी माना शक्ति के भंडार से भारी मात्रा में माना शक्ति खींची जा रही है, जितनी उसने पहले पुनर्जीवित किए गए किसी भी राक्षस के साथ कभी अनुभव नहीं की थी। हाँ, ये बात समझ में आती है। यह मानव जादूगर अब तक का सबसे शक्तिशाली मृत प्राणी था जिसे उसने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। दुर्भाग्यवश और कुछ हद तक उम्मीद के मुताबिक माइकल असफल रहा। उसे यह एहसास होते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा कि उसके पास इस शव का केवल एक ही टुकड़ा है। लेकिन कुछ पल की घबराहट के बाद वह खुद को फिर से शांत करने में कामयाब रहा। दोबारा अमर पुनरुत्थान। माइकल को नहीं पता था कि भाग्य उसके साथ क्यों खिलवाड़ करना पसंद करता है, लेकिन वह सफल रहा। आखिरी प्रयास में बड़ी मुश्किल से सफलता मिली और वह भी माना की कमी के कारण नहीं थी। वह लगभग संयोग से हार गया था। हालांकि अंततः सफल हो जाने के कारण माइकल काफी खुश था। ऑरोरा ह्यूमन शिष्य रैंक मैच लेवल 25 अधिकतम। नाम कोई नहीं। EXP 5,63,345 बटा 10,21,752। कौशल अर्थ डोम मध्यवर्ती दक्षता फायर स्पीयर मध्यवर्ती दक्षता फायर जेट मध्यवर्ती दक्षता अर्थ वॉल मध्यवर्ती दक्षता अर्थ स्पाइक मध्यवर्ती दक्षता फायरबॉल मध्यवर्ती दक्षता। मास्टर माइकल नॉमन। पैनल की रोशनी से माइकल की आंखें क्षण भर के लिए चौंधिया गईं। सबसे पहले उसने जो चीज देखी वह थी उस मानव जादूगर के पास मौजूद कौशलों की विशाल श्रृंखला। हालांकि किसी ने भी उन्नत स्तर की महारत हासिल नहीं की थी, फिर भी मध्यवर्ती और बुनियादी स्तर की महारत वाले मंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद थी। क्या मुझे कहना चाहिए, जैसा कि कमांडर रैंक के जादूगर से अपेक्षित था, यह एक निर्विवाद तथ्य था। ऑरोरा साधना प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले मंत्र मॉडल संभवतः अधिकांश जागृत व्यक्तियों, कम से कम नए जागृत व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कौशल से कहीं अधिक उन्नत थे। आखिरकार एक अवेकनर को शक्तिशाली बनने के लिए जादू का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके कौशल उनकी माना शक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होते थे और समय के साथ उनकी गुणवत्ता में सुधार होता था। लेकिन यह एक क्रूर बल विधि थी। जादुई घेरे, ये वे सूत्र थे जो मंत्रों को संरचना प्रदान करते थे, सच्चे जादू की नींव। और वो फॉर्मूले, उनके पास उन्नत संस्करण थे। ऑरोरा की प्रणाली में रैंक 1 का जादूगर रैंक 1 फायरबॉल मंत्र का उपयोग कर सकता था और रैंक 2 का जादूगर भी ऐसा कर सकता था, लेकिन सटीक मैनुअल नियंत्रण के बावजूद भी कुछ सीमाएं थीं। हालांकि अधिक ज्ञान होने पर कोई व्यक्ति जादू के मॉडल जादुई घेरे को संशोधित करके उसी फायरबॉल मंत्र को कहीं अधिक शक्तिशाली रूप में उत्पन्न कर सकता है। जागृति लाने वाले भी ऐसा कर सकते हैं। सच तो यह है कि माइकल के पास जो भी कौशल थे वे सभी बुनियादी स्तर के थे। अगर वह उन्हें संशोधित करना सीख जाता तो उसका सिस्टम पैनल उन्हें स्वचालित रूप से अपडेट कर देता, जिससे वह अपनी इच्छानुसार पुराने और नए दोनों संस्करणों को प्रदर्शित कर पाता। यह एक तरह से फ्रेमवर्क को अपग्रेड करने जैसा था। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अधिक शक्तिशाली होता गया, वैसे वैसे वह जागृत व्यक्तियों और साधकों के बीच मूलभूत अंतरों को समझने लगा। कल्टीवेटर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और कुछ मायनों में वे ऐसे अलौकिक प्राणियों की तरह महसूस होते थे जो अधिक प्रतिबंधों के अधीन काम कर रहे थे, मानो उनका जीवन अवेकने की तुलना में कठिन मोड पर सेट किया गया हो। विडंबना यह है कि यही सीमा उनकी सबसे बड़ी ताकत भी साबित हुई। लेकिन एक बात ने माइकल को उलझन में डाल दिया। शिष्य का पद। उसे ऐसा लगा मानो उसे अपनी ही दुनिया के बारे में कोई छिपा हुआ सच पता चल गया हो। सच कहूं तो वास्तविक दुनिया की साधना प्रणाली और जागृति प्रणाली के बारे में कई चीजें थी जो उसे भ्रमित करती थी, लेकिन उसने हमेशा यही माना था कि इसका जवाब सरल है। ऑरोरा के अलौकिक प्राणियों ने अपनी शक्ति प्रणाली को अनुकूलित किया था। हाल ही में हुई अराजकता के बाद माइकल का विश्वास और भी मजबूत हो गया था। दरअसल अरोरा की साधना प्रणाली और अवेकनर प्रणाली आश्चर्यजनक रूप से समान थी, सिवाय इसके कि पहली प्रणाली में अधिक विभाजन थे। लेवल 4 की दरारों से रैंक 2 के राक्षस क्यों पैदा होने लगे? मास्टर रैंक के साधकों को रैंक 2 क्यों माना जाता था? दोनों में एक समान कारक स्पष्ट था। स्तर 4 पर पहुंचने के बाद दोनों की शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और उनमें विशिष्टता आ गई। लेवल 1 से 3 अवेकनर सिस्टम में रैंक 1 के अनुरूप प्रतीत होते थे, जबकि लेवल 4 से आगे के सभी लेवल अवेकनर के उच्च रैंकों के साथ बेहतर ढंग से मेल खाते थे। क्या इसका मतलब ये था कि रैंक 1 से रैंक 3 तक के साधक वास्तव में कमजोर नहीं थे, बल्कि केवल इसलिए कमजोर प्रतीत होते थे क्योंकि उन्हें अलग अलग स्तरों में विभाजित किया गया था, जबकि उन्हें एक ही क्षेत्र के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाना चाहिए था? और क्या इसका ये भी अर्थ था कि स्तर 1 से 3 तक की दरारें केवल रैंक 1 की दरारें थी जिन्हें साधना प्रणाली के अनुरूप आगे विभाजित किया गया था? उन्हें अलग अलग दरारें कहने के बजाय क्या उन्हें निम्न, मध्य और उच्च रैंक 1 की दरारें कहना अधिक उचित नहीं होगा? माइकल को लगा कि उसे कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल गया है, लेकिन फिर भी वह इतिहास पर विचार करने के लिए उत्पत्ति की भूमि में नहीं था। ऐसा लगता है कि हालांकि कोई नस्लीय रैंक नहीं है, फिर भी यह मरे हुए प्राणी रैंक प्रणाली का पालन करते हैं, हालांकि कम प्रतिबंधों के साथ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या इसका मतलब यह है कि इसे अनंत स्तर तक बढ़ाया जा सकता है? यह सोचकर माइकल की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को शांत करने की कोशिश की। क्या नस्लीय भेदभाव न होने का यही अर्थ है, या फिर वास्तव में नस्ल होने का यही अर्थ है? आज उसे जो मानव शव प्राप्त हुए थे, उन्होंने उसके लिए विचारों का एक बिल्कुल नया मार्ग खोल दिया था। माइकल ने मुड़कर उस मरे हुए जादूगर की ओर देखा।
उसके फटे पुराने वस्त्र गंदे और क्षतिग्रस्त थे, उसकी पीली त्वचा युद्ध के घावों से धब्बों से भरी हुई थी। फिर भी तमाम परिस्थितियों के बावजूद, यहाँ तक कि राजकुमार की आखिरी पिटाई भी कुछ भी इसे पनडुब्बी बनाने में कामयाब नहीं हुआ था। जब माइकल उस लाश को घूर रहा था, जो अगर उसकी सफेद आंखें हटा दी जाए तो देखने में किसी जीवित इंसान से बेहद मिलती जुलती लग रही थी, तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। मैं कौन हूँ? माइकल ने धड़कते दिल के साथ मरे हुओं से पूछा। यह अलग था, राक्षसों के विपरीत। मरने से पहले वह जादूगर एक बुद्धिमान प्राणी था। क्या इसे कुछ याद रहेगा? क्या यह अभी भी बोल पाएगा? हालांकि उसका शरीर मृत था, लेकिन उसे पुनर्जीवित करने वाली ऊर्जा ने ही उसे जीवित रखा। माइकल के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक उनके आपसी संबंध के माध्यम से उसे मरे हुओं की ओर से भ्रम की एक लहर महसूस हुई। लाश ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, और जैसे ही माइकल को महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि उस पर टिक गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। एक सवाल के लिए इतनी हलचल तो ठीक नहीं है, माइकल ने गंभीर स्वर में बुदबुदाया। इस स्थिति में इसका अर्थ उसके नए मरे हुए प्राणी की विशिष्टता के रूप में सामने आया। फिर माइकल की चौड़ी आंखों के सामने, स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं। हाँ, आप मेरे स्वामी हैं। आवाज रूखी और कर्कश थी, लेकिन स्पष्ट रूप से असली थी। माइकल का शरीर थोड़ा कांप उठा। कुछ क्षण पहले वास्तविक दुनिया में उसने एक ऐसे अमर प्राणी की कामना की थी जो संवाद कर सके। उन्हें इतनी जल्दी एक मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। माइकल को पहले तो समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दे, लेकिन जैसे ही वह स्थिति को समझने लगा, अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने तुरंत पास ही खड़े 4 मरे हुए इंसानों की ओर मुड़कर देखा। मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और भी कहानियां पढ़ें। ये चारों वही लोग थे जिन्होंने एक दंपत्ति के खिलाफ जघन्य अपराध किए थे और फिर संगठन द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उनके घर में छिप गए थे, लेकिन अंत में माइकल के हाथों में आ गए। वे भी बिल्कुल इसी इंसान की तरह थे। फर्क सिर्फ इतना है कि वे बहुत कमजोर हैं। इसलिए माइकल ने चारों मानव मृतकों को ध्यानपूर्वक देखा। कुछ देर विचार करने के बाद उसने उन्हें वही मानसिक संदेश भेजा जो उसने पहले भेजा था। मैं कौन हूँ? 1 सेकंड बीत गया, फिर एक और। जल्द ही कई प्रतिक्रियाएं सामने आईं। प्रत्येक मृत प्राणी के अंततः प्रतिक्रिया देने से पहले माइकल को उनके बीच के संबंध के दौरान भ्रम की लहरें महसूस हुई। मास्टर, मेरे प्रभु, मास्टर, डैडी। प्रत्येक उत्तर के साथ माइकल की मुस्कान और चौड़ी होती गई, जब तक कि अंतिम उत्तर नहीं आ गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। तेरा बाप कौन है? माइकल ने उस निश्चित रूप से मरे हुए प्राणी पर चिल्लाते हुए कहा। हालांकि उन्हें वास्तविक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। आप पापा। माइकल का चेहरा और भी गंभीर हो गया। वह और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। ऐसा करने के बाद उसने अभी अभी हुई घटना पर विचार किया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि उन सभी के पास स्वतंत्र विचार हैं, लेकिन उनका ज्ञान बिखरा हुआ है। उनके बोलने के तरीके से शुरुआत में रुक रुक कर, फिर बाद में अधिक धाराप्रवाह तरीके से ये स्पष्ट था कि उनकी यादें खंडित थीं। इस बात को और भी बल मिला कि उन सभी ने उसे अलग अलग तरीके से संबोधित किया। फिर भी अपने साझा जुड़ाव के प्रभाव में वे सभी उन्हें अपना स्वामी मानते थे, चाहे उन्होंने कोई भी उपाधि चुनी हो। दुर्भाग्यवश मैं आप में से किसी का भी विकास नहीं कर सकता, माइकल ने अफसोस जताते हुए बुदबुदाया। उसने दोबारा जांच की, लेकिन उन 5 मानव मृतकों में से किसी के पास भी विकास के विकल्प उपलब्ध नहीं थे। कम से कम अभी तो नहीं। माइकल ने उन 5 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वह आमतौर पर अपने मरे हुए प्राणियों का नाम नहीं रखता था जब तक कि वे पाताल लोक में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन इन मानव जैसे मरे हुए प्राणियों के सामान्य दिखने को देखकर उसके मन में कई विचार उभर आए। अगर उनके पास अपनी आंखों को ढकने के लिए कुछ होता, जैसे चश्मा, तो वे दिन के उजाले में भी सार्वजनिक स्थानों पर चल सकते थे। उनके मानव आकार के कारण उन्हें विभिन्न लोगों के बीच ले जाना भी आसान था। अगर कोई उद्देश्य उत्पन्न होता है तो ये 5 चीजें मूल भूमि और वास्तविक जीवन दोनों में उपयोगी हो सकती हैं, माइकल ने सोचा। उसके अन्य मरे हुओं की तुलना में, जिनकी या तो अजीबोगरीब शक्लें थीं या जो अभी भी अपनी बुद्धि का विकास कर रहे थे, ये वाले अधिक अनुकूलनीय प्रतीत होते थे और जल्दी से जानकारी ग्रहण कर लेते थे। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में कौन है, माइकल ने उस मानव मरे हुए को एक तरफ रख दिया और अपने अगले लक्ष्य की ओर मुड़ गया। एक ग्रिफिन। इतने लंबे समय के बाद, हालांकि विडंबना यह है कि वह एक पूरे सप्ताह तक अलौकिक शक्ति नहीं बना था, आखिरकार एक उड़ने वाले मरे हुए प्राणी को रखने का समय आ गया था। अपने पास मौजूद संसाधनों के साथ माइकल को उम्मीद थी कि इस बार अनडेड रिवाइवल के साथ उसकी किस्मत अच्छी रहेगी। पर पहले काफी समय बाद आखिरकार उसकी प्रगति की जांच करने का समय आ गया था। स्थिति: नाम माइकल नॉमन, वर्ग कुशल नेक्रोमेंसर, स्तर 20, EXP 76,718/1,34,551, शक्ति 31.92, फुर्ती 43.66, संविधान 33.22, खुफिया जानकारी 115.0, विशेषता अंक 60, कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना, पता लगाना, बुनियादी वार इंद्रियों को साझा करना, भाला चलाना, एसिड शॉट हड्डी का भाला, धीमा अभिशाप हड्डी का कवच, लाश विस्फोट, प्रतिभा अनंत विकास, क्लास स्किल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 47/50, उपहार उत्पत्ति का चिन्ह। माइकल के आंकड़ों में कुछ खास सुधार नहीं हुआ था। जैसे जैसे वह मजबूत होता गया और उसके आंकड़े बढ़ते गए, उसकी जाति और नस्ल से मिलने वाले लाभ तुलनात्मक रूप से कम लगने लगे। बेशक अब एक अंक भी उसके पहली बार जागृत होने पर 10 अंकों के बराबर हो सकता है, इसलिए वे बेकार नहीं थे। देखा जाए तो अब उनकी वृद्धि विस्फोटक होने के बजाय अधिक स्थिर थी। यही कारण था कि एक निश्चित बिंदु पर जब लेवल बढ़ाना कठिन हो गया तो एट्रीब्यूट पॉइंट्स एक अवेकने के लिए सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक बन गए। यहां तक कि सबसे संतुलित स्टेट बिल्ड के शौकीनों को भी अंततः उस रास्ते को छोड़ना पड़ा यदि वे सच्ची ताकत चाहते थे।
अंततः आंकड़े सभी जागृत व्यक्तियों के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गए। यही कारण था कि उत्पत्ति की भूमि में मरना दर्दनाक था, भले ही वह वास्तविक मृत्यु न हो। यहाँ तक कि माइकल जैसा व्यक्ति भी, जो सबसे शक्तिशाली अवेकनर की तुलना में कमजोर अवेकनर में से एक था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और वह स्थायी रूप से अपने 10% स्टेट्स खो देता है, तो यह उसके लिए एक विनाशकारी झटका होगा। क्योंकि उत्पत्ति भूमि में शरीर वास्तविक दुनिया के शरीर के साथ तालमेल बिठा लेता था, इसलिए मरने का मतलब दोनों में शक्ति खोना था। हालांकि माइकल के लिए ये सब अभी अभी प्रासंगिक होना शुरू हुआ था। फिलहाल जब उन्होंने अपने आंकड़ों को देखा तो वे बस संतुष्ट थे। लेवल 20 पर माइकल के पास 50 कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट थे और सभी मानव शवों के साथ अनुबंध करने के बाद एक आवेगी निर्णय जो विडंबनापूर्ण रूप से अच्छा साबित हुआ, उसके पास केवल 3 स्लॉट बचे थे। अब माइकल उन स्लॉट में से एक का उपयोग ब्लैक ग्रिफिन को अनुबंधित करने के लिए करना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि यह रैंक 2 का प्राणी था जो संभवतः शारीरिक रूप से उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, यह आसान नहीं होगा। एक भी अनुबंध करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एक बड़ी चिंता का विषय था। इसीलिए उन्होंने अपना स्टेटस पैनल खोला। अंततः उसके एट्रीब्यूट पॉइंट्स का उपयोग करने का समय आ गया था। माइकल ने एक जादूगर के रूप में अपने सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े पर एक नजर डाली। खुफिया जानकारी 115 0 विशेषता अंक 60। मुझे 120 इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए केवल 5 अंकों की आवश्यकता है, जिससे मुझे एक कौशल हासिल करने का मौका मिलेगा। किसी मुख्य स्टेट में हर 20 अंकों की वृद्धि पर क्लास के आधार पर एक नया कौशल प्राप्त करने की संभावना होती थी। हालांकि संभावना 50% तक होने के बावजूद हर 40 अंकों की वृद्धि पर कौशल प्राप्त होने की गारंटी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर माइकल को ले लीजिए। उसकी अधिकतर क्षमताएं उसे उन्नति अभियानों के पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई या उसने सक्रिय रूप से सीखी। बुद्धिमत्ता बढ़ाने से प्राप्त क्षमताओं की संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम थी। दुर्भाग्य से जब बात उन दुर्लभ अवसरों की आती थी जब उसे अन्य आंकड़ों से कोई कौशल प्राप्त करने का मौका मिलता था जो उसकी कक्षा के लिए प्रमुख फोकस नहीं थे, तो वह और भी बदकिस्मत साबित हुआ। चूंकि वैसे भी उसके अंकों का सबसे बड़ा हिस्सा इंटेलिजेंस को ही मिलेगा, इसलिए तुरंत 5 अंक खर्च करना कोई बुरा विचार नहीं लग रहा था। बिना किसी झिझक के उन्होंने ये बदलाव कर लिया। खुफिया जानकारी 120.0 विशेषता अंक 55। हमेशा की तरह माइकल ने कुछ देर इंतजार किया कि कोई नई सूचना दिखाई देगी या नहीं। वह बहुत आशावादी नहीं था, लेकिन अगले ही पल जब उसकी नजर में एक और पैनल दिखाई दिया तो उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान आ गई। आपकी माना शक्ति अत्यधिक बढ़ गई है। आपने अंधा अभिशाप कौशल प्राप्त कर लिया है। एक और शाप कौशल। माइकल हैरान था, हैरानी से भी ज्यादा वह खुश था। अंततः ऐसा लगा मानो भाग्य की देवी ने उस पर कृपा करने का फैसला कर लिया हो। बिना किसी झिझक के उसने कौशल का विवरण देखा। अपनी दूसरी शाप संबंधी क्षमता की समझ के आधार पर अगर यह क्षमता भी वैसी ही थी तो उसे पहले से ही इस बात का अच्छा अंदाजा था कि यह क्या कर सकती है। अंधा अभिशाप बुनियादी महारत प्रवीणता 0.5%। ब्लाइंड कर्स पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को कम कर देता है, जिससे उसके आसपास के वातावरण को समझने की क्षमता बाधित हो जाती है। अवधि 8 सेकंड। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, माइकल ने धीरे से कहा। उसके होठों के किनारे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। समान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ ये कौशल अपनी श्रृंखला के धीमे संस्करण की तरह अपनी सीमाओं में बंधा हुआ था। हालांकि इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में वह जो थोड़ा बहुत कर सकता था वह भी काफी था। माइकल ने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया था, लेकिन उसका मानना था कि अगर वह अपने दोनों शाप देने के कौशल का एक साथ किसी एक दुश्मन पर इस्तेमाल करे तो उनके संयुक्त प्रभाव से गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। भले ही वह बदलाव केवल एक पल के लिए ही रहे, लेकिन उनके मौजूदा स्तर पर 1 सेकंड भी मुकाबले का नतीजा तय कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे भविष्य में और अधिक शाप देने की क्षमता मिलेगी। उसने अपने आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले आशा भरी नजरों से सोचा। अपनी बुद्धि बढ़ाने के बाद उसने तुरंत बदलाव महसूस किया। उसकी माना शक्ति का भंडार बढ़ गया, जिससे उसकी कुल माना क्षमता में वृद्धि हुई। हालांकि गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। अपने पास बचे 55 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को देखते हुए माइकल ने अपने अगले वितरण पर सावधानीपूर्वक विचार किया। एक जादूगर के लिए चपलता का महत्व बुद्धिमत्ता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। यह न केवल उसका दूसरा सबसे उच्चतर कौशल था, बल्कि वह इससे मिलने वाली गति, प्रतिक्रिया समय और लचीलेपन का भी आनंद लेता था, खासकर इसलिए क्योंकि इससे उसके भले का इस्तेमाल करना आसान और अधिक प्रभावी हो जाता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चपलता को 5 अंक आवंटित किए, जिससे यह बढ़कर 47 हो गया। पिछले अनुभवों के कारण अपने शरीर पर नियंत्रण खोने से बचने के लिए उसने सभी 5 को एक साथ नहीं जोड़ा। इसके बजाय उन्होंने धीरे धीरे ऐसा किया, बढ़ते बदलावों के अनुरूप खुद को ढालते हुए। यह विधि एकदम सही नहीं थी, लेकिन इसके अपने फायदे थे। कुछ देर तक अपने अंगों को हिलाने डुलाने के बाद उसने जल्दी ही अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण वापस पा लिया। 10 एट्रीब्यूट पॉइंट खर्च करने के बाद उसके पास अब 50 बचे थे। माइकल ने बिना किसी झिझक के इंटेलिजेंस में और अधिक जानकारी जोड़ दी। पिछले 5 अंक उसके माना पूल को इतना बढ़ाने के लिए बहुत कम थे कि वह रैंक 2 प्राणी को पुनर्जीवित कर सके। हालांकि उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि उसे कितनी माना शक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन उसे यकीन था कि यह बहुत अधिक होगी। विफलता की संभावना और पुनर्जीवन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मजबूरी का मतलब यह भी था कि उसे लगातार कम से कम 2 बार प्रयास करने के लिए पर्याप्त माना की आवश्यकता थी। फिलहाल उसे पूरा भरोसा नहीं था कि वह एक शव पर तीनों प्रयास सफलतापूर्वक कर पाएगा। इसी सोच के साथ माइकल ने पूरी जान लगा दी और अपनी बुद्धिमत्ता के स्तर में 30 अंक जोड़ लिए। पहले की तरह उसने इसे धीरे धीरे किया, इस बार बड़े बड़े चरणों में 5 अंकों से शुरू करके फिर 4, फिर 6 और इसी तरह आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसका काम पूरा हो गया।
अब उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर 150 था, जो कि एक औसत इंसान की तुलना में लगभग 150 गुना अधिक था, कम से कम आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर किसी भी सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक था। ये केवल मात्रात्मक वृद्धि नहीं थी बल्कि गुणात्मक वृद्धि भी थी। अपने शरीर में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हुए माइकल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मजबूत होने का एहसास मदहोश कर देने वाला था। उसने अपनी निगाहें बचे हुए आखिरी 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स की ओर घुमाई। कुछ देर विचार करने के बाद उसने उन्हें रखने का फैसला किया। वह पूरी ताकत लगाकर अपनी बुद्धिमत्ता को 160 तक पहुंचाने के लिए 10 और अंक जोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि उसकी मौजूदा शक्ति ही काफी है। माइकल ये भी स्वीकार नहीं करना चाहता था कि इसका एक कारण कौशल हासिल करने के एक और असफल प्रयास का सामना करने की उसकी अनिच्छा थी। जब उसे लगा कि 140 इंटेलिजेंस हासिल करने और दूसरी सूचना के लिए पल पल इंतजार करने के बाद आखिरकार किस्मत उस पर मेहरबान हो रही है, तभी उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा आशावादी था। आज भाग्य देवी उन पर मेहरबान नहीं थी। उसने कुछ क्षणों के लिए ही उस पर दया दिखाई थी और फिर उसे पूरी तरह से भूल गई थी। ये अनडेड रिवाइवल को लगातार 3 बार आजमाने के लिए काफी होना चाहिए, है ना? माइकल को अपने सामने मौजूद 3 काले ग्रिफिन शवों में से एक को पुनर्जीवित करने के बारे में पूरी तरह से भरोसा नहीं था और ऐसा होना स्वाभाविक भी था। हालांकि 3 शव होने का मतलब था कि अंततः एक उड़ने वाले मरे हुए प्राणी को प्राप्त करने के 3 मौके थे। उसे बस यही उम्मीद थी कि वह इतना बदकिस्मत न हो। चिंता से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अपनी भावनाओं को पुनर्जीवन प्रक्रिया को प्रभावित करने से रोकने के लिए माइकल ने कुछ क्षण रुककर खुद को शांत किया और अपनी सांसों को स्थिर किया। अंततः शांत होने के बाद उसकी निगाहें अपने सामने पड़े विशाल काले ग्रिफिन के शव पर टिक गईं। बिना किसी झिझक के उसने अनडेड रिवाइवल को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर से अप्रत्याशित मात्रा में माना ऊर्जा बाहर निकल आई। बहुत ज्यादा। माइकल ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी माना शक्ति कितनी तेजी से खत्म हो रही थी। जिस दर से उसकी शक्ति उस कौशल द्वारा खर्च हो रही थी, उसकी तुलना उस कमांडर रैंक के मानव जादूगर की पुनर्जीवन प्रक्रिया से भी नहीं की जा सकती थी, जिसे उसने कुछ समय पहले पुनर्जीवित किया था। हालांकि उस समय भी वह चिंतित थे, लेकिन ये चिंता उतनी गंभीर नहीं थी जितनी अब है। हालांकि सौभाग्य से अब उसके पास अधिक माना शक्ति थी। जिस तरह से हालात चल रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक से अधिक शवों पर भी प्रयास कर सकता है और फिर भी उसके पास एक और ग्रिफिन शव पर कुछ प्रयास करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बची रहेगी, भले ही वह असफल हो जाए। बेशक माइकल असफल होना नहीं चाहता था, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, सब कुछ हमेशा मनचाहा नहीं होता। दूसरे दर्जे के जीव वाकई अद्भुत होते हैं। माइकल ने कड़वाहट से बुदबुदाते हुए अपने सामने पड़े बेजान काले ग्रिफिन के शव को घूर कर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, वह अपने पहले प्रयास में असफल रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विडंबना यह है कि हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी और अपने मैना पूल में अभी भी काफी मैना बची होने के कारण माइकल ने तुरंत अपना दूसरा प्रयास किया। जैसे ही उसने उस कौशल को सक्रिय किया, उसके मन में एक विचार आया। क्या होगा यदि उसकी 2 अनडेड संबंधित क्षमताओं में उन्नत स्पेल मॉडल हो? सफलता दर बढ़ाने वाले अनुष्ठानों के अलावा यह विधि भी कुछ खास बुरी नहीं लग रही थी। माइकल अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जैसे जैसे उसकी माना शक्ति कम होती गई और ऐसा लगने लगा कि वह इस रैंक 2 फ्लाइंग यूनिट को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने का एक और प्रयास होने वाला है। ये सफल रहा। हाँ, माइकल अपनी अनुबंधित स्लॉट संख्या को 47 से बढ़कर 48 होते देख उत्साह से अपनी मुठ्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाया। उनके पैनल की जांच करना भी जरूरी नहीं था। अपने सामने खड़े, अपने शरीर को हिलाते हुए काले ग्रिफिन के साथ अब वह जो नया जुड़ाव महसूस कर सकता था, उसके कारण माइकल को यह बताने के लिए किसी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं थी कि वह सफल हो गया है। ये सब उसकी आंखों के ठीक सामने था। उत्साह से लबालब माइकल फिर अपने नए मरे हुए साथी की स्थिति का जायजा लेने चला गया। ब्लैक ग्रिफिन लेवल 27, रैंक दुर्लभ, नाम कोई नहीं, EXP 7,99,345 बटा 34,48,414। कौशल पवन नियंत्रण मध्यम दक्षता, पवन प्रहार मध्यम दक्षता, वायु स्पाइक मध्यम दक्षता, वायु बुलेट मध्यम दक्षता। मास्टर माइकल नॉमन। हालांकि उसे ग्रिफिन की स्थिति के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। इससे पहले कि वह उसका अमर साथी बन जाए, माइकल, जिसने वास्तविक दुनिया में एक से अधिक बार उनमें से एक से अधिक के साथ लड़ाई की थी, ने महसूस किया कि यह स्थिति परिचित थी। हालांकि काले ग्रिफिन के पास उसके लेवल 25 के मानव जादूगर की तुलना में कम प्रभावशाली कौशल थे, लेकिन वह निसंदेह अधिक शक्तिशाली था। इसके सभी कौशल भी मध्यवर्ती स्तर के थे। अपनी महिला और क्षमनों के विपरीत, जिनके पास तत्वों को नियंत्रित करने का कौशल भी था, काला ग्रिफिन वास्तव में अपने मुख्य कौशल को मौलिक कौशलों के साथ पूरक करता था, न कि केवल तत्वों को इधर उधर फेंकने के लिए। शांत होने के बाद माइकल की आंखें चमक उठी जब उसने उड़ते हुए मरे हुए लोगों को देखा। एक ऐसा सवाल जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था, अचानक उसके मन में आ गया। क्या इसके मरने से इसकी उड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है? सच कहूं तो माइकल को ऐसा होने की संभावना कम लग रही थी, लेकिन वह इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उड़ो, उसने तुरंत मन ही मन काले ग्रिफिन को आदेश दिया। हालांकि वे एक जंगल में थे, लेकिन वह घने पेड़ों वाला जंगल नहीं था और उसके आसपास काफी खुले क्षेत्र थे जो सामने मौजूद ग्रिफिन जैसे विशाल शरीर को भी आराम से समायोजित कर सकते थे। जैसे ही माइकल ने अपना आदेश दिया, उसके सामने मौजूद मरे हुए लोगों ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह नीचे झुक गया और अपने चारों अंगों को बल देने लगा। ऐसा करने के बाद उसने एक जोरदार छलांग लगाई और आसपास के पेड़ों की ओर से बाहर निकल गया। माइकल की तीव्र निगाहों के नीचे उसने देखा कि कैसे मरे हुए ग्रिफिन ने अपने पंख फैलाए और उन्हें फड़फड़ाया, जिससे हवा का एक झोंका पैदा हुआ और वह आसमान में उड़ गया। ये कुछ देर तक आकाश में चक्कर लगाता रहा और फिर माइकल के स्थान के ऊपर आकर रुक गया।
ये हवा में था, यह उड़ गया, ये गिरा नहीं। माइकल का शांत हृदय एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही दिन पहले उसने उड़ने वाले एक मरे हुए प्राणी को रखने का सपना देखा था, और यह सोचकर हैरानी होती है कि उसे इतनी जल्दी वह मिल गया। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। हाँ, माइकल के मन में अचानक एक विचार आया। यह मरे हुए लोग, उसके ऊपर उड़ता हुआ काला ग्रिफिन, वह उस पर सवारी करना चाहता था। अमर, अधिकांश लोगों के लिए ऐसे शब्द पर तत्काल प्रतिक्रिया बुराई की होती है। अंधकार, अशुद्ध, नेक्रोमेंसर बनने से पहले माइकल भी कुछ अलग नहीं था। उसके मन के एक हिस्से ने कभी सोचा था कि वह सड़ते हुए, दुर्गंधयुक्त शवों और कमजोर कंकालों के साथ फंसा रहेगा। सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। उसके मरे हुए लोग सड़ते हुए खोखले शरीर नहीं थे जो किसी भी क्षण बिखर जाएंगे। सच कहें तो उन सभी में एक खास तरह की विचित्र सुंदरता झलकती थी। जैसे कि काला ग्रिफिन अभी आकाश में उड़ रहा है। चांदनी रात में ये बेहद खूबसूरत लग रहा था। पिछले कुछ दिनों में मैं लाशों के इतने करीब रहा हूं कि इस तरह सोच ही नहीं पा रहा हूं, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। और ऐसा नहीं था कि वह गलत था। अगर पिछले एक हफ्ते में वह किसी एक चीज से बहुत अच्छी तरह परिचित हो गया था तो वह थी लाशें। सैकड़ों की संख्या में, जब तक उनकी संख्या हजारों तक नहीं पहुंच गई। अगर इतने कम समय में उसने जो कुछ भी देखा था उसके बावजूद उसकी पूर्व जागरूकता वाली मानसिकता वैसी ही बनी रहती तो यह वास्तव में आश्चर्यजनक होता। चूंकि उसने पहले ही मरे हुए ग्रिफिन की सवारी करने का फैसला कर लिया था, इसलिए माइकल ने समय बर्बाद नहीं किया। अपने पैरों में ताकत भरते हुए उसने खुद को आगे की ओर उछाला। उसका पहला कदम उसे पेड़ की एक शाखा पर ले गया। इसका सहारा लेते हुए उसने खुद को फिर से आगे बढ़ाया और दूसरे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा की ओर उड़ान भरी। और एक आखिरी धक्के के साथ माइकल घने जंगल की छतरी से निकलकर रात के आकाश में पहुंच गया, जहां वह बड़ी सहजता से ग्रिफिन की पीठ पर उतर गया। उस मृत ग्रिफिन का शरीर विशाल था। अपने लंबे कद के बावजूद माइकल को उसकी पीठ पर बहुत छोटा महसूस हुआ। चूंकि यह पहली बार था जब वह किसी उड़ने वाले प्राणी की सवारी कर रहा था, इसलिए उसे ग्रिफिन की उड़ान की ऊपर नीचे की गति के अनुकूल होने में कुछ सेकंड लगे। हालांकि एक बार ऐसा करने के बाद माइकल ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने दोनों हाथों से ग्रिफिन की गर्दन को कसकर पकड़ा और उसे मन ही मन आदेश दिया। ऊपर उड़े। ग्रिफिन को आदेश मिलते ही उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये सीधे रात के आकाश में जा गिरा। गति अविश्वसनीय थी। माइकल उस समय अचंभित रह गया जब नीचे की हर चीज पल भर में उसके सामने धुंधली हो गई। इससे पहले कि उसे पता चलता, वह और उसके साथी पहले ही बादलों के ऊपर उड़ चुके थे। यहीं रुक जाओ, माइकल ने आदेश दिया और ग्रिफिन ने तुरंत बात मान ली। माइकल विज्ञान में कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे कुछ चीजों की जानकारी थी। जितनी अधिक ऊंचाई होगी ऑक्सीजन उतनी ही कम होगी, और अभी बादलों के ऊपर ये लगभग न के बराबर होना चाहिए। पहले तो माइकल को लगा कि वह प्रभावित होगा। वह अपने मरे हुए सैनिकों को तुरंत नीचे उतरने का आदेश देने ही वाला था। फिर वह रुक गया। उसने गहरी सांस ली। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब यह नहीं था कि उसका दम घुट रहा था, बल्कि उसे सांस लेने की बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे अचानक एक बात समझ में आ गई। मुझे लगता है कि यह तो होना ही था। मैं अब कोई साधारण इंसान नहीं रह गया हूँ। यदि किसी ऐसे व्यक्ति में जिसकी शारीरिक क्षमता सामान्य मनुष्य से 30 गुना अधिक हो भी वही सीमाएं हो, तो अलौकिक दुनिया एक धोखा मात्र होगी। चूंकि वह ठीक से सांस ले पा रहा था, या यूं कहें कि उसे सांस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, इसलिए माइकल को नीचे उतरने की कोई जल्दी नहीं थी। उसके मरे हुए लोगों के बारे में क्या? वह एक मृत प्राणी था। ऑक्सीजन का उससे कोई लेना देना नहीं था, और अगर वह जीवित भी होता तो इस स्तर पर शायद उस पर भी कोई असर नहीं पड़ता। अब जब वह जमीन से काफी ऊपर था तो माइकल सतह से जितनी दूर तक देख सकता था उससे कहीं अधिक दूर तक देख सकता था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ आपकी यात्रा जारी है। ये दुनिया बहुत विशाल है। सच कहूं तो अगर वह अभी भी पृथ्वी पर होता तो भी वह यही सोचता। एक समय ऐसा आया जब सब कुछ असीम रूप से विशाल प्रतीत होने लगा, लेकिन जिस चीज ने वास्तव में उनका ध्यान आकर्षित किया वह दूर से दिखाई देने वाली सभ्यता के निशान थे। जिस चारदीवारी वाले समूह के पास उसने अपने मरे हुए साथियों को छोड़ा था, उसके परे अब उसे और भी बस्तियां दिखाई दे रही थीं। स्पष्टतः वह अब सभ्यता से बाहर नहीं था, वह इसमें और गहराई तक उतरता जा रहा था। माइकल को कुछ याद आया और उसने पीछे मुड़कर देखा। जिस दिशा में वह देख रहा था, दूर क्षितिज पर वे खंडहर स्थित थे जो उसके मूल देश में उसके प्रारंभिक आगमन स्थल के रूप में कार्य करते थे। अत्यधिक दूरी के कारण वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि दिशा सही है। माइकल के मन में एक विचार आया। एक क्षण के लिए उसने वहां हवाई जहाज से जाने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही यह विचार आया वैसे ही गायब भी हो गया। ऐसा लगता है कि मुझे दिल का कोई राक्षस लग गया है। माइकल ने इसे ये नाम इसलिए दिया क्योंकि उसे लगा कि यह शब्द उसकी स्थिति के लिए पीटीएसडी की तुलना में अधिक उपयुक्त है। अवेकना बनने के बाद से माइकल को 2 बार मृत्यु की उपस्थिति का एहसास हुआ था, और हैरानी की बात यह थी कि दोनों ही अपने मूल देश में थे। पहला युद्ध उनका पहला युद्ध था। दूसरी घटना ब्लैक टावर में भ्रष्ट प्राणी के साथ उनका सामना था। बाद वाले ने कहीं अधिक गहरा प्रभाव छोड़ा था, क्योंकि पहले वाले के विपरीत। यहां तक कि उसके शरीर ने भी उसे चेतावनी दी थी कि उसकी सचमुच मृत्यु हो जाएगी। कई सिस्टम पैनल जो आमतौर पर शांत नीले रंग के होते थे, खून जैसे लाल हो गए थे, जो आसन मृत्यु का संकेत दे रहे थे। उस घटना ने माइकल पर गहरा प्रभाव छोड़ा था, और अब जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ, जिस बात को वह भुला चुका था, ऐसा उसे लगा था। बस भुला दिया गया था। शायद यही उनका सामना करने का तरीका था। फिर भी घटना को हुए केवल एक दिन ही हुआ था। अगर वह सचमुच अप्रभावित रहे होते तो यह उल्लेखनीय होता, लेकिन असल बात यह है कि वह नहीं था। इसका सीधा सा मतलब था कि वह मानसिक रूप से उतना मजबूत नहीं था।
फिर भी अगर मुझे डरते हुए भी यह करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, मैं इसे करूंगी। निजी कारणों से माइकल जानता था कि उसे एक दिन उस राक्षस का सामना करना ही पड़ेगा। दुर्भाग्यवश वह इस समय बहुत कमजोर था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। पहले तो उसे यकीन नहीं था कि वह भ्रष्ट राक्षस वास्तव में रैंक 2 का प्राणी है या नहीं, लेकिन वास्तविक दुनिया में एक राजा श्रेणी के साधक की शक्ति को देखने के बाद, जिसे तीसरे दर्जे के जागृतकर्ता के बराबर माना जाता था, माइकल अब पूरी तरह आश्वस्त था। वह राक्षस रैंक 2 का था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस रैंक के भीतर यह कितना शक्तिशाली था, लेकिन अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माइकल की ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही थी और अब उनका धीमा पड़ने का कोई इरादा नहीं था। माइकल ने कुछ देर सोचा और तुरंत अपने मरे हुए सैनिकों को आकाश से नीचे उतरने का आदेश नहीं दिया। यहाँ ऊपर कुछ चीजें थीं जो वह कर सकता था और करना चाहता था। एक के लिए उन्हें अभी भी उड़ान भरने का पूरा आनंद नहीं मिला था। हालांकि माइकल को जब भी अपने और जमीन के बीच की दूरी का एहसास होता था तो वह थोड़ा कांप जाता था, फिर भी उसे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने का एहसास अच्छा लगता था। थोड़ा नीचे उड़ो, माइकल ने अपने मरे हुए सैनिकों को आदेश दिया और साथ ही उन्हें उस बस्ती के ऊपर आकाश की ओर निर्देशित किया जिसमें उसने पिछले दिन प्रवेश करने की योजना बनाई थी। हालांकि इतनी ऊंचाई से वह सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, फिर भी माइकल कुछ बारीकियों को पहचान सका। ये काफी विशाल है, यही उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। पूरी बस्ती को लगभग एक पूर्ण वृत्ताकार रूप में, लेकिन पूरी तरह से नहीं, दीवार से घेर दिया गया था। आवासीय संरचनाओं के साथ साथ कई पत्थर की इमारतें भी खड़ी थीं। क्षेत्र के आकार के आधार पर माइकल ने अनुमान लगाया कि यह स्थान संभवतः एक कस्बा था। अंदर रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में इस बात का अंदाजा लगाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। रात काफी हो चुकी थी, फिर भी कई इमारतों की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। कुछ सड़कों पर रोशनी भी की गई थी। नीचे बसे शहर को देखते हुए उसने ये सुनिश्चित किया कि वह दूरी बनाए रखे और नीचे न जाए। केवल स्वर्ग ही जानता था कि क्या उनके पास उसे मार गिराने में सक्षम हथियार थे। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के माध्यम से नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। यह उनके जन्मभूमि में सभ्यता के साथ उनका पहला संपर्क था, इसलिए वे सतर्क रहे। सौभाग्य से जिस ग्रिफिन पर वह सवार था उसका रंग संयोगवश गहरा था। अगर कुछ लोगों ने उसे देख भी लिया होता तो उनके बीच की दूरी यह सुनिश्चित करती कि वह और उसका साथी शायद ही किसी पक्षी से बड़े दिखाई देते। इतना ही नहीं, अंधेरे रात के आसमान ने उन्हें और भी ज्यादा छिपाने में मदद की। शहर के चारों ओर कई चक्कर लगाने के बाद माइकल ने अंततः अपने मरे हुए साथियों को सतह पर लौटने का आदेश दिया। अपने अन्य मरे हुए साथियों के पास उतरकर माइकल अनिच्छा से ग्रिफिन से नीचे उतर गया। उसने उसे देखा, उसके होठों के किनारों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं अभी तुम पर अनडिड समनिंग का इस्तेमाल करके अपना मूड खराब नहीं करूंगा। माइकल को अपनी किस्मत पर कभी गर्व नहीं था, और चूंकि उसकी शक्ति सीमित थी, इसलिए जब तक वह चमत्कारिक रूप से अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हो जाता, उसे संदेह था कि वह सर्वोत्तम स्थिति में भी 2 से अधिक प्रयास कर पाएगा। विफलता का जोखिम उठाने के बजाय बेहतर था कि किसी दूसरे शव को पुनर्जीवित करके उसके सभी अनुबंध स्लॉट भर दिए जाएं ताकि अधिक विकास अंक प्राप्त किए जा सके। जहां तक मरे हुए ग्रिफिन को विकसित करने की बात है, माइकल को ऐसा करने का कोई प्रलोभन नहीं था। 27वें स्तर पर ग्रिफिन अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने से केवल एक स्तर दूर था। प्रिंस के साथ किए गए अपने प्रयोग की बदौलत माइकल को पता था कि अगर वह ग्रिफिन को विकसित करता है तो उसकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी। लेकिन यही एक कारण था कि वह पीछे हट गया। इस तथ्य के अलावा कि वह कल के लिए विकास अंक बचा रहा था जब उसे और अंक मिलेंगे और वह अपने मानव मरे हुए प्राणियों में से किसी एक को विकसित करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा अन्य कारण भी थे। एक तो एक अधिक शक्तिशाली अनडेड का मतलब होगा कि उस पर अनडेड समनिंग का उपयोग करने की कोशिश करते समय सफलता दर और भी कम हो जाएगी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, माइकल को चिंता थी कि ग्रिफिन का विकास करने से उसका आकार बहुत बढ़ जाएगा, जिससे चीजें बेहद असुविधाजनक हो जाएंगी। एक विशेष चिंता सामने आए। हालांकि काला ग्रिफिन पहले से ही बहुत बड़ा था, फिर भी वह मुश्किल से ही उसके भंडारण स्थान में समा पाया। इसका मतलब यह था कि जरूरत पड़ने पर वह इसे वास्तविक दुनिया में ला सकता था। लेकिन अगर यह और बड़ा हो गया तो वह विकल्प पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हाँ, अगर उसके मरे हुए प्राणी अधिक शक्तिशाली हो जाते तो एक नेक्रोमेंसर के रूप में उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती। लेकिन फिलहाल माइकल को शक्ति की कोई सख्त जरूरत नहीं थी। अगर वह ऐसा होता तो इनमें से कोई भी कारण उसे रोक नहीं पाता। फिलहाल अपने आखिरी 2 अनुबंधों को भरने की इच्छा के अलावा माइकल इस बात पर भी विचार कर रहा था कि उसके आसपास पड़े बाकी शवों का क्या किया जाए। वास्तविक दुनिया में हालात ऐसे नहीं थे कि लाशों की खरीद फरोख्त करना सामान्य दिनों की तरह उचित हो, और वैसे भी माइकल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दुर्भाग्यवश उन्हें अभी तक उन्हें संग्रहित और संरक्षित करने का कोई बेहतर तरीका नहीं सूझा था। काश मेरे मार्क ऑफ ओरिजिन में जगह थोड़ी और ज्यादा होती। अगर ऐसा होता तो पब फ्यूचर विज्ञापन ये सबसे अच्छा समाधान होगा। मार्क के भंडारण कक्ष के अंदर समय के स्थिर होने के प्रभाव ने इसे और भी आदर्श बना दिया। दुर्भाग्यवश माइकल के पास ऐसा कोई भी जीवित प्राणी नहीं था जिसके पास शवों को संरक्षित करने की शक्तियां हो। भले ही उसने ऐसा किया हो, क्या वह उन्हें यूं ही खुले में छोड़ देगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शवों से संबंधित मामलों के बारे में इतना सोचूंगा, सिवाय इसके कि उन्हें कैसे दफनाया जाता है। माइकल अनमने भाव से बुदबुदाया, विचारों में डूबा हुआ था, फिर अचानक रुक गया। उसने अपनी नजर नीचे की ओर झुकाई, अपने पैरों के नीचे की ठंडी मिट्टी को घूरते हुए, फिर झुककर मुट्ठी भर मिट्टी उठा ली। ठंडा, इसकी उम्मीद थी। हालांकि राक्षसों के शव कुछ समय बाद सड़ने लगते हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें काफी गहराई में दफना दूं तो वे न केवल छिप जाएंगे बल्कि कुछ समय के लिए सुरक्षित भी रहेंगे, है ना? यह विचार उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। यह बात बिल्कुल तर्कसंगत थी। शवों को दफनाया जाना चाहिए था।
और जरूरत पड़ने पर इसे खोज निकाला जाता है। माइकल के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने धीरे से बात की। जादूगरों के बारे में मेरी पुरानी धारणा ये थी कि वे ताबूत खोदते हैं। ये सोचकर ही डर लगता है कि मैं ही उन्हें बनाने वाला बनूंगा। एक बार फिर माइकल को लगा कि वह एक नकली जादूगर है। हालांकि उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि यह तरीका वास्तव में काम करेगा या नहीं, फिर भी वह इसे आजमाना चाहते थे। सबसे बुरी स्थिति में शव थोड़े थोड़े सड़ जाएंगे और उनमें से बदबू आने लगेगी। लेकिन एक बार जब वे मरे हुए प्राणियों में परिवर्तित हो जाते थे तो उन्हें बनाए रखने वाली नेक्रोमेंटिक ऊर्जा के कारण क्षय की प्रक्रिया रुक जाती थी, जिससे वे कार्यशील अवस्था में बने रहते थे। मुझे इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। माइकल ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ आह भरी ने कहा कि अगर वह इस विधि का परीक्षण करना भी चाहता था तो उसे पहले कुछ और करना जरूरी था। उसके अनुबंध के सभी स्लॉट भर दें। 2 अनुबंध पद खाली रहने के कारण माइकल के पास मनमाने ढंग से चयन करने की ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। फिलहाल उसके पास चुनने के लिए 4 शव थे। उसने वास्तविक दुनिया से हॉबगोब्लिन, लंबी भुजाओं वाले बंदर और रेत के बिच्छू भी उसी स्थान से एकत्र किए थे और काला ग्रिफिन भी। चारों प्रकारों में से माइकल के पास प्रत्येक शव के लिए कम से कम 3 थे, लेकिन काले ग्रिफिन के लिए केवल 2 ही थे। ये वही समूह था जिसके साथ काम करने को लेकर माइकल बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। पहले शव के साथ सफलता मिलने का मतलब यह नहीं था कि माइकल अंधा हो गया था। भाग्य को एक तरफ रखते हुए अनुभव ने उसे बताया कि वह मरे हुओं को पुनर्जीवित करने और माना को पुनः प्राप्त करने के लिए आराम करने में अपना समय बर्बाद कर सकता है और फिर भी 2 मरे हुओं में से एक को भी पुनर्जीवित करने में असफल हो सकता है। इस बात को भी एक तरफ रखते हुए हालांकि एक काले ग्रिफिन का सफल पुनरुद्धार उसे रैंक 2 की क्षमता वाले और अधिक मरे हुए लोगों को दे सकता था, लेकिन बात बस इतनी ही थी। पहले रैंक पर उसे नहीं लगता था कि वह उन पर मरे हुए प्राणियों को बुलाने का सफल प्रयास कर पाएगा, जिसका मतलब ये भी था कि उसे उन्हें विकसित होने से रोकना होगा, क्योंकि इससे चीजें और भी कठिन हो जाएंगी। और हालांकि दूसरे दर्जे की ताकत काफी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि माइकल के पास ये पहले से नहीं थी। लकी और प्रिंस दोनों में से कोई भी शुरुआती स्तर के दूसरे दर्जे के जीवों से मुकाबला कर सकता था और फिर भी जीत सकता था। इसके अलावा वास्तविक दुनिया में मची अराजकता के कारण उसके पास मौजूद अन्य उच्च स्तरीय एंडेड के साथ थोड़े से विकासन खर्च करके उसके पास रैंक 2 कौशल वाले कई 3 सितारा दुर्लभ रैंक के एंडेड होंगे। सच कहूं तो माइकल के लिए काले ग्रिफिन पक्षियों का सबसे बड़ा आकर्षण उनकी उड़ने की क्षमता थी, और उसे यकीन नहीं था कि यह आकर्षण कब तक कायम रहेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रांड से अलग होने से पहले उसने जो बातें सुनी थी और खुद उस आदमी को उड़ते हुए देखना उसके लिए बहुत मायने रखता था। दुर्भाग्यवश फोरम ने रैंक 1 और गैर रैंक वाले अवेकने की तुलना में रैंक 2 अवेकने की शक्ति में वृद्धि या उनकी विशिष्टता के बारे में अधिक विवरण प्रदान नहीं किया, सिवाय इसके कि उनके आंकड़ों में अधिक वृद्धि होती है और अधिक कौशल प्राप्त होते हैं। जहां तक हवाई यात्रा की बात है, माइकल को यकीन नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। 2 काले ग्रिफिन को पुनर्जीवित करने के विचार पर ध्यान न देते हुए माइकल ने अपने पास मौजूद अन्य 3 प्रकार के शवों की ओर रुख किया। खैर, जब वह और अधिक मजबूत हो जाएगा और उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा, तब वह इन दोनों प्रयासों को बाद में भी कर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने बाद में उन 2 राक्षसों को चुना जिनका वह उपयोग करना चाहता था और अपने अनुबंध के स्लॉट भरना चाहता था, लंबी भुजाओं वाला बंदर और रेत का बिच्छू। हालांकि उन दोनों के पास केवल एक ही कौशल था, जो कि दिलचस्प था। इसके अलावा माइकल द्वारा उन्हें चुनने का मुख्य कारण ये था कि फिलहाल उसकी सेना में पर्याप्त औक मौजूद थे। माइकल एक विशेषज्ञ जादूगर नहीं था, हालांकि वह अपनी सेना में एक ही प्रकार के 1 से अधिक मरे हुए प्राणियों को रखना पसंद करता, लेकिन बात इतनी भी नहीं थी कि वह इसके प्रति जुनूनी हो जाए। अगर उसे 5 पक्षी और 5 छिपकलियां दिखाई देती और उसे विशेष रूप से पक्षी पसंद होते, तो वह 3 पक्षी और 2 छिपकलियां चुनता। वह केवल तभी एक विकल्प चुनता था जब वह पूरी तरह से कंगाल हो जाता था। उस स्थिति में सस्ता विकल्प कहीं अधिक आकर्षक लगता था। अपना फैसला लेने के बाद माइकल ने और समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत लंबे हाथों वाले बंदर और रेत के बिच्छू के शवों पर एंडेड रिवाइवल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आधे घंटे से भी अधिक समय बाद जाकर माइकल का काम समाप्त हुआ। लंबे हाथों वाले बंदरों के मामले में वह अपने तीसरे शव पर और एक शव के साथ मिले 3 मौकों में से दूसरे प्रयास में सफल रहा, और रेतीले बिच्छुओं के मामले में वह पहले शव के साथ तीसरे प्रयास में सफल रहा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने अनुबंध के अनुसार सभी रिक्त पदों को भर दिया, लेकिन माइकल सफलता दर से संतुष्ट नहीं थे। क्या मैंने बहुत ज्यादा लोगों को मार डाला है? क्या मैंने कुछ बुरी ऊर्जा जमा कर ली है? जिस भूत को उसने शांति दिलाई थी, उसे याद करते हुए माइकल को अपने विचार असंभव नहीं लगे। उस भूत को याद करते हुए जिसे उसने बिना देखे ही शांति दिलाई थी, माइकल के मन में कुछ विचार आए। एक तो ये कि ऐसा प्रतीत हुआ कि अवेकने के लिए केवल एक क्लास और लेवल अप करने की क्षमता वाला पैनल ही सब कुछ नहीं था। हालांकि ये दुनिया उनके लिए एक खेल जैसी थी, लेकिन जाहिर तौर पर यह खेल से परे भी काम करती थी। इस अलौकिक ब्रह्मांड में खेलों की कोई सीमाएं नहीं थी। भूत है ना? मुझे आश्चर्य है कि क्या भविष्य में किसी भूत से संपर्क करना संभव है। माइकल को लगा कि उसके विचार थोड़े महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन शायद यह असंभव नहीं होना चाहिए। जिस कक्षा में मृत्यु से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता था, अगर वह पहले स्तर पर ऐसा नहीं कर पाता था, तो इसका मतलब यह नहीं था कि उच्च स्तरों पर यह असंभव था। अपने अनुबंध के रिक्त पदों को भरने का मामला आखिरकार सुलझ जाने के बाद माइकल अगले महत्वपूर्ण मामले की ओर बढ़ गए। अपने शवों के संग्रह को संरक्षित करना। खैर, इसे संरक्षण कहना सही नहीं होगा, सीधे शब्दों में कहें तो वह उन्हें दफनाना चाहता था। सौभाग्य से उसके पास इस काम के लिए एकदम सही प्राणी था, पृथ्वी को नियंत्रित करने की क्षमता रखने वाली एक महिला और जादूगरनी। उसकी क्षमताओं को देखते हुए माइकल को इस कार्य के काफी आसान होने की संभावना नजर आई।
चूंकि पृथ्वी की जादूगरनी ऐसी नहीं थी जिसे वह किसी भी समय पाताल लोक से बुला सकता था, इसलिए माइकल ने उसके साथ अपने संबंध का सहारा लिया और उसे अपने स्थान पर आने का आदेश दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वे तुरंत काम पर लग गए। जमीन कांप उठी और धीरे धीरे एक गड्ढा बन गया। जैसा कि माइकल ने सोचा था, अपने धरती के जादूगर की मदद से शवों को दफनाना बहुत आसान हो गया। अपने साथ मौजूद उस मरे हुए ओर्क के साथ माइकल ने अपने द्वारा एकत्र किए गए शवों को एक एक करके दफनाना शुरू कर दिया। राक्षसों जैसी जीवन शक्ति के कारण वे इतनी जल्दी सड़ते नहीं थे, लेकिन ये केवल उच्च स्तर के राक्षसों के संदर्भ में ही था। निम्न स्तर के राक्षसों के लिए ये प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा धीमी ही थी। कम से कम माइकल को कुछ शवों से एक अजीब सी गंध आने लगी थी जब उसने उन्हें उन गड्ढों में रखा जिन्हें उसके धरती के शमन ने बनाया था। उम्मीद है उनके शरीर अपेक्षाकृत सही सलामत रहेंगे, माइकल ने अपने आसपास देखते हुए बुदबुदाया। अगर उसके पृथ्वी तांत्रिक द्वारा किए गए जादू के निशान मिटाने की थोड़ी सी कोशिश की जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नीचे राक्षसों के शव दबे हुए हैं। कम से कम शवों को सुरक्षित रखने के मामले में उन्हें दफनाना एक सफल तरीका साबित हुआ। जब माइकल को शवों की आवश्यकता होगी तब उनकी पूर्णता के बारे में चिंता करने की उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। एक मरे हुए प्राणी में, विशेषकर मांसल मरे हुए प्राणी में परिवर्तित होने से शरीर थोड़ा ठीक हो जाता था। यही कारण था कि वह संगठन से जो सिले हुए राक्षस शव लाया था उनमें कोई समस्या नहीं थी। और अगर विकास के जरिए अपने मरे हुओं को ठीक करने की उसकी क्षमता के बारे में उसका संदेह सही था, तो उसे मरे हुओं को बनाने के लिए केवल सामग्री की जरूरत थी, न कि उनकी पूर्णता की, जब तक कि यह काम करता रहे। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में और भी कहानियां खोजें। उफ, लगता है आखिरकार वो समय आ ही गया। बेकार पड़े शवों से संबंधित सभी काम निपटा लेने के बाद अब केवल एक ही काम बचा था, जन्मभूमि में पहली बार सभ्यता में प्रवेश करना। माइकल ने अपने पहनावे को गौर से देखा। थोड़ा गंदा दिखने के अलावा वह अब भी ठीक ठाक लग रहा था। कम से कम उसे तो ऐसा ही लग रहा था। उसने जो काला चमड़े का कोट पहना था वह भी उसे उस जगह के फैशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक दिखा रहा था जहां से वह आया था, भले ही वहां का फैशन मध्ययुगीन काल का था। कुल मिलाकर माइकल को खुद से कोई समस्या नहीं थी। हालांकि जब बात उसके मरे हुए प्राणियों की आई तो मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। मैं उस मानव जादूगर को अपने पीछे आने के लिए कह सकता हूं क्योंकि वह मेरे किसी भी मरे हुए प्राणी से ज्यादा इंसान जैसा दिखता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह खुद देखने में अच्छा नहीं है। दुर्भाग्यवश माइकल अपने साथ भेष बदलने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं लाया था। वह मानव जादूगर न केवल देखने में गंदा था, बल्कि राजकुमार के व्यवहार के कारण उसके चमड़े के कवच और वस्त्र भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। सिर्फ इसलिए कि वह मरे हुओं को अपने साथ सार्वजनिक रूप से नहीं ला सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे गुप्त रूप से नहीं कर सकता था। हालांकि माइकल ने अपने साथ केवल मानव जादूगर और मरे हुए ग्रिफिन को ही ले जाने की योजना बनाई थी, जो उसके भंडारण स्थान वाले पास की बस्ती तक जाने वाले थे। उसने अपने बाकी मरे हुए साथियों को फिलहाल यहीं छिपाने की योजना बनाई थी। जहां तक उसकी सुरक्षा का सवाल है, उसे लगता था कि वह इसके लिए काफी मजबूत है। हालांकि माइकल घमंडी नहीं था, लेकिन अगर उसे अपनी क्षमता से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता भी होती तो वास्तविक दुनिया में उसके साथ लड़ने वाले मरे हुए प्राणी, मानव जादूगर, मरे हुए प्राणी और मरे हुए ग्रिफिन, साथ ही लकी और प्रिंस, जिन्हें वह पाताल लोक से बुला सकता था, इस दुनिया में छोड़े गए मरे हुए प्राणियों में कमी थी। क्योंकि माइकल को पता था कि वह क्या करने वाला है, इसलिए उसने वही किया। अपने सभी मरे हुए साथियों को एक जगह उस गुफा में इकट्ठा करके, जिसे उसने अपने अस्थायी निवास के रूप में इस्तेमाल किया था, और कुछ निर्देश छोड़कर माइकल अकेले ही जंगल से बाहर निकल गया। कुछ देर तक धीमी गति से दौड़ने के बाद माइकल आखिरकार जंगल से बाहर निकला और कुछ ही दूरी पर स्थित एक बस्ती की दीवारों के सामने आ गया। एक गहरी सांस लेते हुए माइकल बस्ती की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मुख्य सड़क से नहीं। अपनी स्थिति से वही ये बता सकता था कि द्वार बंद थे। माइकल ने चुपके से अंदर घुसने की योजना बनाई थी। लायनहॉर्ट किंगडम, ड्रैगन साम्राज्य के 3 सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक। ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि बूढ़ा राजा सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे पूरे राज्य और यहां तक कि पूरे साम्राज्य में अनिश्चितता और अटकलों की लहर दौड़ गई थी। राजा सेवानिवृत्ति क्यों ले रहे थे, ये सवाल हर किसी के मन में था, चाहे वह कुलीन वर्ग का हो या आम आदमी का। फिर भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सका। एक बात तो निश्चित थी, राज्य में अशांति का दौर शुरू हो गया था। इस अनिश्चितता के बीच एक और बड़ी घोषणा ने पूरे जगत को हिला दिया। राजा के भाई ड्यूक ऑफ एवरमून ने एक आगामी प्रतियोगिता की घोषणा की थी, जो राज्य के पुरुषों और उससे बाहर के लोगों के लिए खुली थी। हालांकि प्रवेश की शर्तें बेहद सख्त बताई जा रही थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि केवल असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति ही इसमें भाग ले सकते थे। लेकिन जब भव्य पुरस्कार पर विचार किया गया तो ये स्पष्ट हो गया कि प्रतियोगिता में केवल सर्वश्रेष्ठ की ही मांग क्यों थी। ऐसी अफवाहें थी कि पुरस्कारों में इतने मूल्यवान खजाने शामिल थे जो साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों को भी विस्मय में डाल सकते थे। लेकिन असली इनाम कहीं और था। विजेता को न केवल धन दौलत प्राप्त होगी, बल्कि वह ड्यूक की लाडली बेटी से शादी भी कर सकेगा, जिससे उसे लायनहॉर्ट किंगडम के भीतर कम से कम विस्काउंट की कुलीन उपाधि प्राप्त हो जाएगी। कुछ समय के लिए सभी की निगाहें लायनहॉर्ट पर टिक गईं, क्योंकि यह राज्य पूरे साम्राज्य में ध्यान का केंद्र बन गया था। ब्लैकस्टोन टाउन। हालांकि रात हो चुकी थी, लेकिन कुछ जगहों पर दिन की शुरुआत ही हुई थी। ब्लैकस्टोन टाउन के एक चहल पहल भरे बार में एक महिला वेट्रेस ने अपने सामने बैठे युवक को देखकर चंचल मुस्कान बिखेरी। सुंदर, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? मैं कंगाल हो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब तुम यहाँ क्यों हो? वातावरण के लिए। दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई। वह युवक कोई और नहीं बल्कि माइकल था। छतों पर से छलांग लगाने और शहर की दीवारों के किनारे तैनात पहरेदारों से बचने के बाद वह पहले तो चिंतित था, लेकिन 2 बातों ने उन्हें तुरंत आश्वस्त कर दिया।
पहली बात तो यह है कि उनका पहनावा अटपटा नहीं लग रहा था। दूसरा, भाषा की कोई बाधा नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि स्थानीय लोग अंग्रेजी बोलते थे, बल्कि अवेकना होने के एक अन्य लाभ के कारण था। सभी भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता, किसी कौशल का उपयोग करने की अनुभूति की तरह ही स्थानीय भाषा का ज्ञान मूल निवासियों से बातचीत करते समय सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। हालांकि कुछ सीमाएं भी थीं, फिर भी उच्चारण का अभ्यास करना और भाषा को ठीक से सीखना जरूरी था ताकि उसे पढ़ा और लिखा जा सके। अवेकना पर्क्स में साक्षरता शामिल नहीं थी, तो एक तरह से शुरू में ज्यादातर अवेकना निरक्षर थे। जन्मभूमि में सब कुछ सुखद नहीं था। गलियों में घूमने और कुछ स्थानीय लोगों से थोड़ी बातचीत करके ये पुष्टि करने के बाद कि वह वास्तव में यहाँ संवाद कर सकता है, माइकल ने गहरी सांस ली और पास की एक दुकान में कदम रखा। एक बार सराय। उनका लक्ष्य क्या था? जानकारी जुटाने के लिए। सच कहें तो माइकल का निर्णय पृथ्वी पर उसके द्वारा देखे गए मनोरंजन से प्रभावित था। जब भी कोई पात्र मध्ययुगीन थीम वाली दुनिया में किसी नए स्थान पर पहुंचता था, तो वह अक्सर जानकारी इकट्ठा करने के लिए सीधे किसी बार या सराय में चला जाता था। महिला सभा के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। ऐसा नहीं था कि वह माइकल के शब्दों से चौंक गई थी, बस उसकी सीधी सादी ईमानदारी से वह थोड़ी अचंभित रह गई थी। बार में मौजूद कई लोग वास्तव में पे खरीदने के लिए नहीं आए थे। कुछ लोग सिर्फ बातचीत करने, गपशप करने या दूसरों से मुफ्त का फायदा उठाने के लिए आते थे। एक तरह से देखा जाए तो वे माइकल से बहुत अलग नहीं थे। के अंतर, अधिकांश लोग खुलकर यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे कंगाल हैं। इसके बजाय वे कहते कि अभी उनका पीने का मन नहीं है। माइकल खुद अपने शब्दों से हैरान था। ऊपर से तो वह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह चिंतित था। वेटर के साथ हुई तेज गति वाली बातचीत का कारण ये था कि उसने बस अपने मन में जो कुछ भी था उसे बिना सोचे समझे बोल दिया था। लेकिन चूंकि वह पहले ही बोल चुका था, इसलिए वह केवल ये दिखावा कर सकता था कि सब कुछ सामान्य है। सौभाग्यवश सवर ने स्थिति को और अधिक असुविधाजनक नहीं बनाया। उसे एक अजीब सी नजर से देखने के बाद वह दूसरी मेज की ओर बढ़ गई। माइकल ने राहत की सांस ली और अपना ध्यान वापस अपने आसपास के वातावरण को देखने पर केंद्रित कर लिया। काउंटर के पास एक आदमी प्रदर्शन कर रहा था, एक गायक या शायद एक कवि। माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहकर बुलाए। वह व्यक्ति गिटार जैसे वाद्य यंत्र को बजा रहा था। उसकी आवाज बार की चहल पहल भरी बातचीत के बीच सुनाई दे रही थी। माइकल को यह स्वीकार करना पड़ा कि गाना हालांकि थोड़ा अजीब था, आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लग रहा था, लेकिन माइकल यहाँ जिस उद्देश्य से आया था वह ये नहीं था। उनका लक्ष्य सूचना प्राप्त करना था। बार लोगों के लिए खुलकर मौज मस्ती करने और हर तरह की बातें कहने के लिए एकदम सही जगह थी। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वह ये पता लगा पाएगा कि वह मूल भूमि में ठीक कहाँ पहुंचा है, या कम से कम उसके वर्तमान स्थान पर क्या हो रहा है। आगे पढ़ने के लिए माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर जाएं। हर नए अवेकने को इस चुनौती से गुजरना पड़ता था। माइकल ने इसके बारे में फोरम पर पढ़ा था। यहाँ तक कि जो लोग सभ्य क्षेत्रों के पास प्रकट हुए, उन्हें भी इस दुनिया में अपने पहले प्रवेश के दौरान संघर्ष करना पड़ा। और कभी कभी हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। बहुत कम ही, लेकिन असंभव नहीं। ऐसा हो सकता है कि किसी जागृत व्यक्ति का पहला आगमन मृत्यु में समाप्त हो जाए, और यह सब इसलिए हो सकता है क्योंकि वह गलत समय पर गलत जगह पर आ गया हो। इन सब बातों का एक ही मतलब था। मूल भूमि में एकीकृत होना लगभग पूरी तरह से एक जागृत व्यक्ति की क्षमताओं पर निर्भर करता था। और इस समय माइकल खुद एक मुकदमे का सामना कर रहा था। एक तरह से ये वास्तविक पुनर्जन्म जैसा लगता है। किसी अनजान जगह पर प्रकट होना, ये समझने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है, आगे क्या करना है और खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। माइकल को ये सोचने से खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था कि उसकी स्थिति कुछ हद तक उस मनोरंजन से मिलती जुलती थी जिसका वह पृथ्वी पर आनंद लेता था। उसके मन में कई विचार कौंध रहे थे और उसने अपने आसपास के लोगों से मिली जानकारी को जोड़कर समझने की कोशिश की। आज मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। भाइयों, अरे तुमने क्या कर दिया? मैंने उससे कहा कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। हाँ, अब मुझे समझ आ गया है कि आप किस तरह के इंसान हैं। नहीं, तुम लोग समझते नहीं हो। उसने मुझे धोखा देकर दूसरी औरत के साथ संबंध बनाए। लगता है तुम भाइयों की वजह से मैं उसे तवज्जो नहीं दे रहा था, इसलिए उसने धोखा दिया। लेकिन अब मैं उसे अपना सारा प्यार देना चाहता हूं ताकि हम दोनों एक ही औरत के साथ मिलकर धोखा दे सकें। वो बहुत हॉट है। वाह, हाँ। उनके आसपास होने वाली अधिकतर बातचीत इसी तरह की होती थी। माइकल के लिए माहौल अपरिचित और थोड़ा असहज था। ये स्थिति न केवल ऑरोरा के माइकल के लिए अजीब थी, बल्कि पृथ्वी के माइकल के लिए भी अजीब थी। वे बहिर्मुखी नहीं थे जो हर समय बाहर जाते हों, खासकर इस तरह के माहौल वाली जगहों पर। यह उनका पहला अनुभव था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ झेलने के बाद, जो इससे कहीं ज्यादा था, माइकल को लगा कि थोड़ी सी असुविधा उतनी बुरी नहीं थी। वह जल्दी ही अनुकूलित हो गया। सौभाग्य से उनके आसपास की सभी बातचीत व्यर्थ नहीं थी। कुछ लेख काफी रोचक और ज्ञानवर्धक थे। क्या आप लोगों को ताज़ा खबर पता है? पास की एक मेज पर हो रही बातचीत को सुनकर माइकल की इंद्रियां तेज हो गईं। बताए, यह क्या है? कहा जाता है कि राज्य से शूरवीरों का एक समूह कल आया और एवलॉन फॉरेस्ट में प्रवेश कर गया। अरे क्यों? मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जंगल में एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ है। रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम सुरक्षित नहीं हैं? एवलॉन फॉरेस्ट तो शहर की दीवारों के ठीक बाहर ही है। नहीं नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको राज्य के योद्धाओं पर भरोसा नहीं है? वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मुझे थोड़ी चिंता तो हो ही रही है। उम्मीद है देवी हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। माइकल मन ही मन नोट्स बना रहा था, जबकि उसके कान दूसरी बातचीत सुन रहे थे। कह रहे हैं कि ड्यूक की प्रतियोगिता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही आ रही है। काश मैं भी इसमें शामिल हो पाती। अरे तुम तो विकृत मानसिकता वाले हो।
मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी उम्र राजकुमारी के पिता बनने लायक है। अरे, मैं बूढ़ा तो हूँ लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। जो कुछ भी, हाँ, अगर आपकी उम्र ज्यादा न भी होती तो भी आप प्रतियोगिता में क्या करते? अगर कोई आप पर आग का गोला फेंके तो क्या आप उसे चाटेंगे? उस बयान के बाद हंसी गूंज उठी। फिर एक और आवाज सुनाई दी। मैंने बड़े शहर की यात्रा करने का फैसला किया है, भाई। अरे, क्यों? मैं किसान बनकर नहीं मरना चाहता। मैं एक साहसी बनना चाहता हूँ। मैं एडवेंचरर्स गिल्ड में शामिल होना चाहता हूँ, राक्षसों का शिकार करना चाहता हूँ और एक ऐसी कहानी रचना चाहता हूँ जिसे सदियों तक कवि गाते रहें। अंतिम वक्ता युवा, नशे में धुत और सपनों से भरा हुआ लग रहा था। राज्य के शूरवीर, ड्यूक की प्रतियोगिता, साहसी लोगों का संग। माइकल ने हर जानकारी को आत्मसात कर लिया। हालांकि उसने जो कुछ भी सुना था उसमें से सबसे ज्यादा चिंता उसे पहली बातचीत से हुई थी। वे खंडहरों में मिले उस राक्षस की बात तो नहीं कर रहे हैं, है ना? उसे पक्का यकीन नहीं था, लेकिन उसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि शायद यही सच है। कई संभावनाएं थीं। एक संभावना यह है कि राक्षस अपने मूल स्थान से निकल गया हो। एक और संभावना यह थी कि खंडहरों में हुई लड़ाई, लकी के साथ उसकी लड़ाई और राजकुमार के हताश अंतिम संघर्ष ने ध्यान आकर्षित किया हो सकता है। आखिरकार माना का उपयोग बहुत अधिक हुआ था, लेकिन माइकल को इस विचार से जितनी चिंता हो रही थी वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। उस राक्षस के सामने वह अभी भी बहुत कमजोर था। भले ही उसके साथ एक शक्तिशाली मरे हुए व्यक्ति का साथ हो, माइकल जानता था कि उसे व्यक्तिगत रूप से भी मजबूत होने की जरूरत है। आखिरकार वह लगभग एक ऐसे राक्षस के हाथों मरते मरते बचा था जो मुश्किल से ही होश में था। मुझे आश्चर्य है कि ये राज्य के योद्धा कितने शक्तिशाली हैं और क्या वे वास्तव में उस राक्षस को मार सकते हैं। माइकल स्वभाव से जिज्ञासु था। दुर्भाग्यवश फिलहाल ऐसा कोई नहीं था जिससे वह मदद मांग सके। जिस स्थान पर वह था वहां की सत्ता प्रणाली, इतिहास आदि जैसे प्रश्न उसे आसानी से संदेह में डाल सकते थे। फिलहाल उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना था, और अगर वे शूरवीर सचमुच उस राक्षस को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो माइकल केवल यही उम्मीद कर सकता है कि उन्होंने उसके लिए कुछ सामग्री छोड़ दी होगी जिसे वह वास्तविक दुनिया में ले जाकर बेच सके। बेहतर होता अगर वे टावर वाली इमारत को छोड़ देते और सिर्फ राक्षस को ले जाते। जाहिर है, अपने खाते में लाखों रुपए होने के बावजूद माइकल ने बदला लेने की बजाय मुनाफे को प्राथमिकता दी। माइकल के मन में कई विचार कौंध रहे थे और वह बार में चल रही बातचीत को सुनता रहा। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि उसने काफी कुछ सुन लिया है तो वह वहां से चला गया। उसे ये भी लगा कि काउंटर टेबल पर बैठा एकमात्र व्यक्ति जिसने कोई ड्रिंक ऑर्डर नहीं किया था वह पहले से ही सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था। सच कहूं तो माइकल कुछ ऑर्डर करना चाहता था। उसने देखा कि बार में गर्म दूध और मांस वाले व्यंजन परोसे जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से ऑरोरा में एक करोड़पति, अपने जन्मस्थान पर एक कंगाल आदमी, वह यही था। बार के बाहर माइकल एक अंधेरी गली में घुस गया और पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया। कुछ ही देर बाद वह बस्ती की दीवारों के बाहर प्रकट हुआ। उस संक्षिप्त क्षण में माइकल शहर से होकर भागा था और बस्ती केंद्र में स्थित इमारत से मिली एक अनुभूति के अलावा किसी और चीज ने उसे खतरे की अनुभूति नहीं दी। इस बात और इस तथ्य ने कि दोबारा प्रवेश करने के लिए कोई अन्य उल्लेखनीय प्रतिष्ठान भी नहीं थे, उन्हें यह एहसास दिलाया कि उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। उसके पास न केवल पैसों की कमी थी बल्कि पहचान की भी कमी थी। यह एक समस्या बनने वाली है। अगर मैं सभ्यता में बेहतर ढंग से घुल मिल जाना चाहता हूं तो मुझे पैसे की जरूरत है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मुझे एक ऐसी पहचान मिले जिसका मैं कहीं भी इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन समस्या यह है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। माइकल को यह भी एहसास हुआ कि कोई ऐसी उपस्थिति है जो व्यक्तिगत रूप से उससे कमजोर नहीं है, जिससे उसे यह भी समझ में आ गया कि यह वह जगह नहीं है जहां वह तानाशाही कर सकता है। और ऐसा नहीं था कि उसने ऐसा करने की योजना बनाई थी। हालांकि इससे उसे यह जरूर पता चल गया कि जिस जगह पर वह खुद को पाया वहां कम से कम उसके जितने ही ताकतवर लोग तो थे ही, शायद तब तक जब तक वह अपने सबसे ताकतवर मरे हुए प्राणी को बाहर नहीं निकालता। उस युवक ने किसी साहसी व्यक्ति जैसी बात कही। उसके बाद के शब्दों के आधार पर अगर मैं इस गिल्ड में पंजीकरण कराता हूं, जो कि एक प्रकार का संगठन है जिसमें लगभग हर कोई शामिल हो सकता है यदि वह सक्षम हो, तो इससे मुझे किसी प्रकार की पहचान मिल जाएगी, है ना? माइकल ने अपने अगले कदम के बारे में गंभीरता से विचार किया और उसे लगा कि यही वह भूमिका होगी जिसे वह अंततः निभाएगा। वह बस्ती से बाहर आ गया क्योंकि उसे वहां कोई जरूरत नहीं दिखी और चूंकि उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि बाहर वापस आना ही सबसे अच्छा होगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? इस बिंदु पर माइकल को लगा कि अगर वह वास्तव में इस दुनिया में एकीकृत होने में वास्तविक प्रगति करना चाहता है तो उसे इस दुनिया के लोगों के साथ दिन के समय बातचीत करने की आवश्यकता हो सकती है, न कि रात के समय। जैसे ही माइकल गहरी सोच में डूब रहा था, अचानक उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ और उसने जिस जंगल में वह था उसमें एक निश्चित दिशा में देखने के लिए मुड़ा। ओह, मुझे नहीं लगा था कि मेरे जादुई चलावरण के बावजूद भी तुम मुझे पहचान पाओगे। तुम तो काफी ताकतवर हो लड़के, तुम कौन हो? एक पेड़ की आड़ से एक बूढ़ा आदमी निकला जिसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और उसके पास एक काली छड़ी थी जिसके शरीर पर अजीब तरह से लाल चमकती हुई लताएं थीं और उसके सिरे पर एक छोटा हल्का चमकता हुआ मंदगोला था। उस व्यक्ति की सफेद दाढ़ी थी और लंबे सफेद बाल थे और उसने एक लंबा लाल चोगा पहना हुआ था जो उसके पूरे शरीर को ढके हुए था। एक जादूगर? माइकल ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि ऊपरी तौर पर वह शांत दिख रहा था, लेकिन वह पहले से ही सतर्क था। उस बूढ़े जादूगर की आभा जानी पहचानी सी लगी। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने उस बस्ती के बीच में महसूस की थी जहां वह अभी था। तुम कौन हो? माइकल ने शांत भाव से पूछा। ओह, मुझे ये पूछना चाहिए, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। जब मैं कल इस शहर में आया था तब मुझे इतनी तीव्र आभा का अनुभव नहीं हुआ था।
जब मुझे अचानक इतनी रात को ऐसी आभा का अनुभव हुआ और ऐसा लगा जैसे वह आसपास मंडरा रही हो, तो मेरे लिए ये सोचना स्वाभाविक है कि कुछ संदिग्ध हो रहा है। जैसे जैसे बूढ़ा जादूगर बोलता गया, उसके चेहरे पर मुस्कुराता हुआ भाव धीरे धीरे गंभीर होता गया। माइकल को दूसरे पक्ष से अपने स्वयं के बराबर ही भारी मात्रा में माना शक्ति का एहसास हुआ, जिससे वह गंभीर हो गया और धीरे धीरे पलटवार करते हुए दूसरे पक्ष के चेहरे पर आश्चर्य का भाव पैदा करने में कामयाब रहा, जिसे माइकल ने पकड़ लिया। हालांकि जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि वह व्यक्ति जो अचानक लड़ने के लिए तैयार प्रतीत हो रहा था, शांत क्यों होने लगा। क्या वह लड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता? माइकल को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। उसके हाथ पहले से ही थोड़े से फैले हुए थे, किसी भी क्षण लकी को बुलाने के लिए तैयार। बूढ़े जादूगर के बोलने से पहले ही माइकल ने अपनी बात कह दी। दूसरे पक्ष के पहले के शब्दों से वह समझ गया था कि उससे कहाँ गलती हुई थी। शहर में जानकारी खोजने का उसका इरादा बहुत स्पष्ट था। उससे कमजोर लोग शायद इस बात पर ध्यान न दें, लेकिन समान शक्ति या कुछ खास क्षमताओं वाले लोगों के लिए मामला अलग था। आपकी यात्रा जारी है माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ। मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे इरादे को गलत समझा गया, जिसके कारण आपने सतर्कता बरती। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, माइकल ने कहा। यदि महाराज ऐसा कहते हैं तो मेरे पास अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, बूढ़े जादूगर ने उत्तर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस बूढ़े आदमी को माफ कर देंगे और उसके इरादे के लिए उसे दोषी नहीं ठहराएंगे। मुझे राजा द्वारा इस स्थान की रक्षा करने का काम सौंपा गया था और मैं असभ्य होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, महोदय, लेकिन आपकी ऊर्जा से अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। उस बूढ़े व्यक्ति ने झुककर कहा, मुझे आश्चर्य है कि महामहिम आप साम्राज्य के किस परिवार से हैं? क्या आप भी ड्यूक ऑफ एवरमून प्रतियोगिता के लिए यहाँ आए हैं? एक पल के लिए माइकल असमंजस में पड़ गया, लेकिन तुरंत ही एक सेकंड बाद उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी पहचान को लेकर गलती कर दी हो। आश्चर्यजनक रूप से आम लोगों की सोच के विपरीत साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली ताकत शाही परिवार नहीं थी। वे निस्संदेह सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से थे, लेकिन यदि उनके द्वारा शासित प्रजा पर उनके अधिकार को हटा दिया जाए तो उनकी शक्ति सीमित थी और वास्तव में कुछ अन्य शक्तियों की तुलना में वे कमजोर थे। इसका एक उदाहरण एडवेंचरर गिल्ड था। इसके निशान न केवल पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे, बल्कि साम्राज्य के बाहर भी इसके निशान मौजूद थे। फिर कुछ ऐसे परिवार भी थे जिनके पास साम्राज्य के शाही परिवार के बराबर शक्तियां थीं और वे उनसे पीछे नहीं रहते थे। ये ताकतें इतनी शक्तिशाली थीं कि उनमें से कुछ का इतिहास तो साम्राज्य से भी लंबा था। और इन शक्तियों की एक खासियत ये थी कि वे असाधारण प्रतिभाओं को जन्म देने या उन्हें विकसित करने में सक्षम थीं। माइकल को यह नहीं पता था कि उस बूढ़े जादूगर ने उसे गलती से इन असाधारण प्रतिभावान लोगों में से एक समझ लिया था। यह अरोरा नहीं थी, हालांकि ये दुर्लभ थी। माइकल की तरह लाखों जागृत लोग थे, लेकिन उत्पत्ति की भूमि, हालांकि यह एक खेल की तरह दिखती थी, अपने मूल निवासी को दुनिया को एक के रूप में देखने की क्षमता नहीं देती थी। माइकल की उम्र और ताकत ने यह भ्रम पैदा कर दिया कि वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। 20 वर्ष से कम आयु का एक महान जादूगर। पहले तो बूढ़े जादूगर ने सोचा था कि माइकल अपनी काली रहस्यमयी ऊर्जा के कारण उन राक्षसी पंथों का हिस्सा है जो हाल के वर्षों में तेजी से फैल रहे थे, लेकिन जब लड़के ने अपनी अधिकांश माना शक्ति का प्रयोग किया तो जादूगर अंततः माइकल को पहचानने में सक्षम हो गया। ये लड़का उन कमीनों जैसा नहीं था, बल्कि संयोगवश उसमें अंधकार का अत्यंत दुर्लभ तत्व मौजूद था। दुर्भाग्यवश इसमें कुछ ऐसी समानताएं थीं जिनकी वजह से यदि सावधानी न बरती जाए तो इसका गलत अर्थ निकाला जा सकता था। अंततः सच्चाई का एहसास होने के बाद माइकल की बातें सुनकर बूढ़े जादूगर को होश आया। हालांकि उसका लहजा अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी शक्ति जो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं थी को देखकर जादूगर तुरंत समझ गया कि वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात कर रहा है। और अगर इस बात की संभावना हो कि सामने वाला व्यक्ति भी बूढ़ा हो लेकिन दिखने में जवान लगे, तो दूसरे पक्ष को सम्मान देने में भी कोई बुराई नहीं है। उनकी जैसी ताकत और अंधकार के दुर्लभ तत्व का होना ही दूसरे पक्ष को सम्मान देने के लिए काफी था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नवीनतम अध्याय पढ़ें। इसी बीच माइकल, जिसकी पहचान को लेकर गलतफहमी हो गई थी, ने कुछ सोचने के बाद सावधानीपूर्वक बूढ़े जादूगर पर डिटेक्ट मंत्र का प्रयोग किया। समान शक्ति के मामले में वे बहुत अलग नहीं लग रहे थे, इसलिए दूसरे पक्ष को उसके ताक झांक करने का पता नहीं चलना चाहिए था। सौभाग्यवश वास्तव में यही स्थिति थी। लायनहॉट किंगडम ग्रैंड मेज लेवल 29। लानत है, माइकल तुरंत चौंक गया। पिछले कुछ दिनों के अपने अनुभव से वह ये बता सकता था कि किसी व्यक्ति की ताकत का पता लगाने के कई तरीके हैं, और एक तरीका या तो उनकी माना की गुणवत्ता या उसकी मात्रा के माध्यम से था। उसके सामने खड़े जादूगर के पास लगभग उतनी ही मात्रा में माना शक्ति थी जितनी उसके पास थी, हालांकि उसकी गुणवत्ता थोड़ी कम थी। इसलिए माइकल ने अनुमान लगाया था कि दूसरा पक्ष अधिकतम रैंक 1 के स्तर पर होगा, लेकिन वह कितना बड़ा गलत था। हालांकि ऊपर से वह शांत दिख रहा था, लेकिन माइकल अंदर से बेहद सतर्क था। दूसरी पार्टी का स्तर इतना ऊंचा है कि उसका मुकाबला करने के लिए उसे अपने सभी शक्तिशाली मरे हुए सैनिकों को मैदान में उतारना होगा। माइकल को भी थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। सच कहें तो माइकल ने अपनी कुछ कमजोरियों को पहचान लिया था। एक तो वह कुछ ही दिनों से अलौकिक शक्ति का प्राणी था और उसकी नई वास्तविकता के बारे में उसका ज्ञान कई मायनों में बहुत कम था। फिर एक और बात थी जिसके बारे में वह ज्यादा परेशान था, उसकी कौशल की कमी। ऐसा लग सकता है कि उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन माइकल जानता था कि वह पर्याप्त नहीं था। कुछ को छोड़कर बाकी सभी समान रूप से सक्षम विरोधियों के खिलाफ उतने उपयोगी नहीं थे। कम से कम अभी उसके स्टोरेज रिंग में मौजूद मानव जादूगर जैसे किसी सच्चे विशेषज्ञ के खिलाफ माइकल कम से कम 10 में से 8 बार हार जाएगा। अपनी काबिलियत के दम पर वह कुछ समय तक संघर्ष कर सकता था, लेकिन बस इतना ही।
फिर भी उसकी हार निश्चित थी, क्योंकि अंततः अंतर तो था ही, खासकर उसके सामने वाले व्यक्ति के लिए जो उससे सत्ता के मामले में पूरे एक पायदान ऊपर था। माइकल को यह भी नहीं पता था कि जिस इलाके में वह अभी मौजूद है वहां की शक्ति प्रणाली अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों को दूसरे दर्जे पर उड़ने की अनुमति देती है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो दोनों पक्षों के बीच आमने सामने की लड़ाई होने पर वह बुरी तरह फंस जाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह डरा हुआ था। पहली बात तो यह है कि उसे कभी भी किसी दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी, क्योंकि इसका मतलब दूसरे पक्ष का अपमान करना होता। वह एक जादूगर था, इसलिए वह उसी तरह लड़ता था। अगर एक अकेला मरे हुए प्राणी कई उड़ने वाले ग्रिफिन का सामना करने के लिए काफी था, तो माइकल का मानना था कि वह सिर्फ एक जादूगर के साथ भी ऐसा ही कर सकता है, हालांकि यह शायद अधिक कठिन होगा। आखिरकार यह एक इंसान था और यह सोच सकता था और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता था, उन 3 ग्रिफिन के विपरीत जो दरारों से निकले और सीधे हमला कर दिया। हालांकि माइकल को लगा कि दूसरे पक्ष ने उसे महामहिम कहकर संबोधित करने के आधार पर उसे एक अद्भुत पहचान दी होगी, लेकिन उत्सुकता और दिखावा करने के प्रलोभन के बावजूद माइकल ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। यह बहुत जोखिम भरा था। जो व्यक्ति अपने दाएं बाएं का भी ठीक से ध्यान नहीं रखता था, वह एक अद्भुत व्यक्ति की छवि को कैसे कायम रख सकता था। माइकल को कभी कभी भ्रम में रहना अच्छा लगता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में भ्रम में डूबा रहता था। मैं किसी परिवार से संबंधित नहीं हूं, इसलिए कृपया मेरे साथ उस पते का उपयोग न करें और मेरे लिए मुश्किलें पैदा न करें, माइकल ने कहा, लेकिन उन्होंने दूसरे पक्ष से कोई अलग प्रतिक्रिया नहीं देखी। और निश्चित रूप से इसके बाद जो शब्द कहे गए उनसे पता चला कि दूसरे पक्ष को उस पर विश्वास नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि आपका उपनाम क्या है, बूढ़े जादूगर ने कहा। माइकल ने मन ही मन आह भरी। उसे वास्तव में पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि उसने सच बोला था और दूसरा पक्ष उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, तो वह अनजाने में अपने सामने रखी इस पहचान का उपयोग न करने वाला भला कौन होता।